अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मेरा नाम है राज मोहम्मद और आप मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स का राज देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 में हम इंटीग्रेशंस को पढ़ेंगे। तो एक मेन बात आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है कि इंटीग्रेशन समझने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट्स डेरिवेटिव्स के आएंगे। तो ऑलमोस्ट 80% ये चैप्टर आपने समझ लो कि सॉल्व कर लिया है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट्स हमने चैप्टर 2 में पढ़े हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उसके डेरिवेटिव्स जो हैं वो आपको अगर आ गए तो ये चैप्टर आपका चैप्टर 3 जो है ऑलमोस्ट 80% मेरी तरफ से समझ लो कि आपको आ गया है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं इंटीग्रेशन, फिर जो कुछ बेसिक रूल्स हम 3.1 में पढ़ेंगे उसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 3.1 को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि इंटीग्रेशन है क्या। इंटीग्रेशन को हम एक और नाम भी कहते हैं एंटी डेरिवेटिव्स। क्या कहते हैं इसको? एंटी डेरिवेटिव्स। या आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि ये डेरिवेटिव्स का बिल्कुल अपोजिट है। समझ आ गई बात? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डेरिवेटिव्स आपको आएंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। एंटी डेरिवेटिव्स, यहाँ पर डेरिवेटिव का मतलब जो है आप सबको पता है कि हम पढ़ चुके हैं स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज इन वन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन अनदर क्वांटिटी आप लोग पढ़ चुके हैं। जब हम इस स्मॉल चेंज को सम अप करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? एंटी डेरिवेटिव फिर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जब हम इस स्मॉल चेंज को, एक क्वांटिटी के अंदर एक स्मॉल चेंज आती है उसको सम अप करते हैं, ठीक है, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव्स कहते हैं या इंटीग्रेशन कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स आपको एक ये पिक्चर नजर आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर जिसमें पजल्स हैं। ठीक है, आपने ये गेम बचपन में भी खेली होगी। आपके पास छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पीसीज होते हैं पजल्स के। आप उनको क्या करते हैं? सम अप करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक बड़ी पिक्चर बन जाती है, कोई डिजाइन बन जाता है। तो ये जो हमने छोटे छोटे पार्ट्स को, छोटे छोटे टुकड़ों को उठा के सम अप किया है, यही एक्चुअल में इंटीग्रेशन है। समझ आ गई बात? क्या है ये? इंटीग्रेशन है। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको एक वर्ड अभी बताया कि ये अपोजिट है डेरिवेटिव्स के, सिर्फ वर्ड्स पे नहीं है, सिर्फ अल्फाज में नहीं कह सकते हैं कि अपोजिट है, प्रैक्टिकल भी अपोजिट है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूं कि हमने पढ़ा है कि डी बाई डी एक्स जो है, एक्स का डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है? 1 होता है कि नहीं? और याद रखें कि इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है। ठीक है, हम इस तरह से एक सिंबल डालेंगे, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। हमने भी क्या कहा? एग्जाम्पल ली कि एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। तो अगर आपके पास इंटीग्रेशन आएगा 1 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डी एक्स हम साथ लिखते हैं। ठीक है, तो हम ऑटोमेटिकली क्या करेंगे? हमने अभी कहा ना कि अपोजिट है डेरिवेटिव का, तो अगर x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? x होगी, साथ प्लस c डालेंगे। ये c क्या चीज़ है ये आगे हम जाके पढ़ेंगे, मैं भी आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में, ये भी क्लियर हो जाएगा कि c एक्चुअल में क्या है। ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये क्यों यूज करते हैं उसकी रीजन मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ। इसी तरह एक और एग्जाम्पल भी ले लो। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप जब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है? 1/x के इक्वल होता है कि नहीं? तो आपको जहां पर भी 1/x नजर आएगा, ठीक है, उसकी इंटीग्रेशन लोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी आ जाएगा। प्लस सी क्यों आया मैं आगे जाके समझाता हूँ। तो आप देखें, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। रिवर्स प्रोसेस है कि नहीं है? बिल्कुल अपोजिट है डेरिवेटिव्स के कि नहीं? इसी तरह मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। डी बाई डी एक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के। तो आपको अगर कहीं पे भी 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा नजर और डी एक्स के रिस्पेक्ट आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो उसका ऑटोमेटिकली क्या करेंगे? tan इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल लिख देंगे प्लस सी, कहानी खत्म। तो ये आप देख लो, tan इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/1 प्लस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? tan इनवर्स ऑफ एक्स। अपोजिट है कि नहीं? बिल्कुल सेम वही प्रोसेस हमने अप्लाई करने हैं इंशाल्लाह। ये आपको क्या होंगे? तो यहाँ से हम देखें ये सारे क्या हैं? डेरिवेटिव्स है कि नहीं? और ये सारे क्या हैं? इंटीग्रेशन है, या इसको आप एंटी डेरिवेटिव्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एंटी डेरिवेटिव्स। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो कि इस पूरे चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और इंटीग्रेशन के भी टोटल 2 पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 पार्ट्स। ये तो आपको आइडिया हो गया ना कि कैसे रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, प्लस c क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। इंटीग्रेशन एक्चुअल में हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास होता है डेफिनेट और एक आपके पास है इनडेफिनेट। क्या है? इनडेफिनेट। आपका पूरा चैप्टर ही इन 2 पार्ट्स में डिवाइड है।
3.5 और 3.6 तक आई थिंक हम इंडेफिनेट पढ़ेंगे, फिर उससे ऑनवर्ड हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को पढ़ेंगे। अब डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं। अभी हमने क्या कहा, देखो आप लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर इसके साथ x के साथ हम x प्लस 1 करें तो वो भी क्या होता है, 1 के इक्वल आता है कि नहीं। अगर हम x प्लस 2 करें तो उसका भी डेरिवेटिव क्या आता है, 1 आता है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है और 2 का 0। इसी तरह x प्लस 3 करें तो उसका भी डेरिवेटिव क्या आता है, 1 ही आता है। तो यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं कि x के साथ कुछ भी ऐड करो तो वो 1 आता है, तो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx जो है वो भी तो सिर्फ x नहीं आना चाहिए ना। क्या होना चाहिए, सिर्फ x नहीं आना चाहिए, साथ प्लस यहाँ पर हो सकता है 1 हो, ठीक है, साथ यहाँ पर हो सकता है प्लस 2 हो, साथ हो सकता है प्लस 3 हो। तो आप देखें मैंने भी आपको कहा ना कि रिवर्स प्रोसेस है, मतलब आप x का अगर इंटीग्रेशन ले रहे वो 1 आ रहा है, तो आप वापस इसका अगर डेरिवेटिव ले तो वो 1 आना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव ले, देखो 1 आ रहा है वापस की नहीं, x प्लस 3 का भी डेरिवेटिव ले 1 आ रहा है। तो ये जो कॉन्स्टेंट मैंने यहाँ पर ऐड किया इसी को हम क्या कहते हैं, c कहते हैं, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। समझ आ गई बात। और हमेशा याद रखना कि आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के साथ हमेशा क्या करते हैं, हम प्लस c लगाते हैं। आखिर में क्या करते हैं, जब इंटीग्रेशन लेते हैं इनडेफिनेट के अंदर प्लस c लगाते हैं, डेफिनेट के अंदर हम प्लस c नहीं लगाते हैं। समझ आ गई बात, ये पॉइंट क्लियर हुआ। और एक और बात, डेफिनेट के अंदर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा ना कि आपके पास इंटीग्रेशन जो है क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ x का वो 1 ओवर x प्लस c है। तो ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू रियल तो नहीं है ना। वेरिएबल के अंदर क्वेश्चन था, वेरिएबल के अंदर आंसर भी आया। तो इनडेफिनेट के अंदर हमेशा x वेरिएबल के अंदर क्वेश्चन होगा तो x के अंदर आंसर भी आएगा। डेफिनेट के अंदर ऐसा नहीं होगा। डेफिनेट के अंदर आपके पास क्या होगा, आपके पास जो आंसर आएगा वो रियल वैल्यू होगी, कोई क्या होगी, रियल वैल्यू। हम 3.6 से ऑनवर्ड आगे पढ़ेंगे, वहां पे जाके इसको डिस्कस करेंगे, इसको अब हमने छेड़ना नहीं। और यहाँ पर आपको लिमिट गिवन होगी साथ, क्या गिवन होगी, लिमिट साथ गिवन होगी। अब चूंकि हमने बात की कि 3.1 से ऑनवर्ड 3.6 तक आई थिंक कि 3.5 तक हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को यूज करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो हम मेथड्स पढ़ लेते हैं कि हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के जो मेथड्स हैं सॉल्व करने के, वो टोटल याद रखना कि आपके पास कितने हैं, 5 हैं। कितने हैं, वो 5 है। अगर ये आपको आ गए तो समझ लो कि आपके पास 3.6 तक ये जो सारी एक्सरसाइजेज हैं ये सॉल्व होगी। और मैंने पहले कहा कि आपको अगर डेरिवेटिव्स आते हैं तो 80% समझ लो कि आपको इंटीग्रेशन आ गई है। समझ आ गई बात। अब मेथड्स टू सॉल्व इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसको हम यूज करेंगे और अपने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे। याद रखें कि आपके पास नंबर 1 मेथड जो है वो डायरेक्ट फार्मूला है। क्या है वो, डायरेक्ट फार्मूलाज हम समझेंगे बिल्कुल इसी तरह, यही से जैसे हमने ये सॉल्व किया ना, इसी की मदद से हम फार्मूलाज भी बनाएंगे। 3.1 के अंदर जो हम पढ़ेंगे अब इसके बारे में डायरेक्ट फार्मूलाज को समझेंगे जो 3.1 में हमने यूज करना है। तो पहला मेथड क्या है, डायरेक्ट फार्मूलाज की मदद से हम इंडेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड है आपके पास सब्स्टिट्यूशन। क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकेंगे तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। ये दो जो है आपके इनडेफिनेट इंटीग्रल के बैकबोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बैकबोन। मतलब ये आपका ऐसा है कि अगर ये आपको आ गए तो समझ लो कि आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल्स 90% आ गए। और इंशाल्लाह सीखेंगे तो आप भी कहोगे कि वाकई सर ये चैप्टर सबसे ज़्यादा ईजी है। ठीक है, ये तो हमने ये बात की। नंबर 3 पे है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज भी हम कहते हैं उसको। अगर आपको डेरिवेटिव्स के फार्मूला याद है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इंटीग्रल के ऑटोमेटिकली याद हो गए। रिवर्स प्रोसेस है। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, वो किसके इक्वल होता है, कॉज एक्स के इक्वल होता है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम इंटीग्रल लें, ठीक है, किसका, कॉज एक्स का, तो वो आपके पास क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। क्या आएगा वो, कॉज एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स आएगा, प्लस सी डालेंगे साथ। सिंपल वर्ड है ये, हम आगे जाके फार्मूलाज पढ़ेंगे, इसको आप लोगों ने परेशान नहीं होना। 3.2 में इसको डिस्कस करेंगे, इसको अभी नहीं छेड़ना। हमने डायरेक्ट फार्मूलाज पढ़ने 3.1 के लिए, वो इसके बाद कराऊंगा। ये नंबर 3 मेथड है। नंबर 4 जो है हमारे पास है वो है पार्शियल फ्रैक्शंस। क्या है, पार्शियल फ्रैक्शंस की मदद से भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आगे हम मेथड्स पढ़ेंगे एक एक करके। पहले 3.1 में हम सिर्फ डायरेक्ट फार्मूलाज को पढ़ेंगे, तो 3.1 आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, कुछ भी नहीं बचेगा उसमें। नंबर 5 के ऊपर है इंटीग्रेशन बाय
पार्ट्स। क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये आपकी आखिरी एक्सरसाइज होगी जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को क्लोज करेंगे, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स आपके आखिरी एक्सरसाइज के अंदर वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से हम करेंगे। ये 5 मेथड्स आपको आ गए तो समझ लो कि इंडेफिनिट इंटीग्रल जो है आपके क्या हो गए, क्लियर हो गए, उसमें कुछ भी नहीं बचा। समझ आ गई बात यहाँ तक? अब चलते हैं हम बेसिक जो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूलाज हैं जो 3.1 में हम यूज़ करेंगे। आपको मैंने पहले बता दिया कि डेरिवेटिव्स के कंसेप्ट पता है, तो ये समझना कोई मुश्किल नहीं है। एक रोड मैप में आपको लेके चल रहा हूँ कि हमने पढ़ना क्या है एक्चुअल में, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, 3.1 के अंदर जो फार्मूला समझने हैं जल्दी जल्दी से चलते हैं, उसको वाइंड अप करते हैं, फिर 3.1 एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। जी, तो डायरेक्ट फार्मूलाज को हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। टोटल याद रखें कि हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, 6 फार्मूलाज हैं डायरेक्ट फार्मूलाज। ये समझ आ गई तो 3.1 आपकी अल्लाह के हवाले हो गई है, समझ लो। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला है वो आपको मैं ऑलरेडी समझा भी चुका हूँ। वो है आपके पास अगर इंटीग्रल आपने फाइंड करना हो कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट जरूरी नहीं है 1 हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी, लेकिन अकेला कांस्टेंट हो और उसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप ले रहे हो, जिसके रिस्पेक्ट ले रहे हो एक्स है वो, तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास एक्स प्लस सी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट की इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगी, 1x होगी। ठीक है, जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, इसी तरह आपके पास ऑनवर्ड बाकी भी है, तो 1 का हमेशा इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। 1 के बजाय 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, उसका भी क्या होगा, एक्स ही आएगा। समझ आ गई बात? कांस्टेंट कोई भी हो, और प्लस सी साथ लगाएंगे क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल है ये। नंबर दूसरा जो है हमारे पास नंबर 2 फार्मूला इंटीग्रेशन। अगर आपके पास एक लीनियर फंक्शन गिवन हो, सिर्फ x, उसकी पावर हो कोई भी, मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ, और उसकी इंटीग्रेशन लेनी हो, तो याद रखें कि हमने पावर रूल वहां पर क्या पढ़ा था कि पावर स्टार्ट में आती है, पावर में से एक माइनस करते हैं और पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उससे क्या करेंगे, n+1 से डिवाइड करेंगे, प्लस सी आएगा। मान लो कि आपके पास क्या है, एक एग्जाम्पल इंटीग्रेशन आप ले रहे हैं x² dx का, तो पावर क्या है, 2 है, तो पावर का आप क्या करोगे, पावर में एक प्लस करोगे, उसी पे क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, प्लस सी करोगे तो x³ डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। लेकिन अगर आपके पास क्या हो, लीनियर फंक्शन ना हो, यहाँ पर साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो 3, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कह लेता हूँ कि इंटीग्रल आप ले रहे थे 3x² का, किसका, 3x² का dx, तो 3 वहां पर क्या होता था, कांस्टेंट था, बाहर आ जाता था। यहाँ पर भी 3 को आप लोगों ने नहीं छेड़ना, 3 को बाहर भेज दें, इंटीग्रेशन किसका ले, x² dx का ले, अगेन इसी तरह, तो क्या आ जाएगा, 3x की पावर 3 आ जाएगा, पावर में एक ऐड होगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, और 3 जो आएगा आंसर उसी से डिवाइड कर दो। ठीक है, बाकी ये कैंसिल हो ना हो वो आगे की बात है। तो x³ + c ये आपकी इंटीग्रेशन होगी। कांस्टेंट जहाँ पे भी वेरिएबल के साथ होगा उसको बाहर शिफ्ट कर दो, उसको छेड़ना ही नहीं है आप लोगों ने। समझ आ गई बात? ये आपके पास समझ लो कि चेन रूल कहलाता है या पावर रूल यहाँ पर कहलाता है इंटीग्रेशन में। लेकिन यहाँ पर पावर से माइनस नहीं करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे, फिर पावर का जो आंसर आएगा ऐड करने के बाद उसी से डिवाइड करेंगे हम हमेशा। यहाँ तक समझ आ गया? क्लियर है ये? चलते हैं जो हमारा थर्ड फार्मूला है उसको समझते हैं। आपके पास अगर इंटीग्रेशन 1/x हो और हमने इंटीग्रेशन लेनी हो विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये हमेशा क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c होगा। 1/x की इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगी, नेचुरल लॉग ऑफ x। अब एक और फार्मूला भी इसी की मदद से मैं फाइंड आउट करके आपको समझाता हूँ कैसे। x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है कि नहीं, तो डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है कि नहीं, तो इसका मतलब कि आपके पास अगर कहीं पे कोई ऐसा सीन आ जाए, ऐसा सिचुएशन आए कि नीचे फंक्शन आपको गिवन हो जैसे x है और ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो, जैसे x का डेरिवेटिव 1 है और उसकी इंटीग्रेशन आप ले रहे हो, तो याद रखें कि आपने और कुछ नहीं करना, जो नीचे फंक्शन है उसके साथ आपने नेचुरल लॉग ऑफ x लगा देना है। ठीक है, नेचुरल लॉग लगा देना है f ऑफ x के साथ। ठीक है, सॉरी मुझे यहाँ पर f ऑफ x लिखना चाहिए, नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x कर देना है आप लोगों ने। समझ आ गई बात? ये मॉडुलस लगाए या ना लगाए, प्लस सी, ये पॉइंट समझ आ गया। जैसे यहाँ पर देखो ना, नीचे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, या 1/x नजर आए उसको तो आपने देखना ही नहीं है, डायरेक्ट 1/x की इंटीग्रेशन आप लोगों ने नेचुरल लॉग ऑफ x पुट कर देनी है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा हो कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास इंटीग्रेशन है यहाँ पर किसकी, आपके पास यहाँ पर 2x की बने और यहाँ पर x² है और इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, तो फिर कैसा होगा। अब देखो नीचे फंक्शन क्या है, x² है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव 2x होता है कि नहीं, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है कि नहीं डिनोमिनेटर में। तो मैं यही कह रहा हूँ कि नीचे फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव ऊपर हो, तो आपने क्या करना है, नीचे वाले फंक्शन के साथ
नेचुरल लॉग लगा देना है, तो ये आपकी इंटीग्रेशन होगी। ये पॉइंट जो मैं समझा रहा हूँ इसके लिए समझा रहा हूँ कि नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो नीचे वाले फंक्शन के साथ क्या कर दो, नेचुरल लॉग लगा दो, तो वो इंटीग्रेशन हो जाएगी उसकी। क्लियर है ये पॉइंट? आई होप कि समझ आया होगा। मैं छोटा छोटा पॉइंट इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बाद में क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे ताकि आपको क्लियर हो, कोई मसला उसमें ना हो। पार्ट नंबर 4 जो है हमारे पास, फार्मूला नंबर 4, अगर आपके पास e की पावर x हो और उसकी इंटीग्रेशन हो, तो हमने डेरिवेटिव्स के अंदर क्या पढ़ा था कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा, उसको नहीं छेड़ना। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन आपकी e की पावर x ही होगी प्लस c, इसको छेड़ना ही नहीं। लेकिन मान लो कि आपके पास देखो यहाँ पर x है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास e की पावर f ऑफ x हो फंक्शन, ठीक है, ऊपर कोई भी फंक्शन हो e की पावर में कुछ भी हो और उसका डेरिवेटिव हो, मतलब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर x है ना, मैं चलो एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, और इसकी इंटीग्रेशन हमने लेनी हो तो याद रखें कि e की पावर x प्लस c आएगा। अब इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं कैसे ये आ रहा है। मान लो कि आपके पास इंटीग्रेशन आप ले रहे थे, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन आप ले रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था और आप क्या कर रहे थे, उसका इंटीग्रेशन ले रहे थे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर देखिए e की पावर 2x है, क्या है, e की पावर 2x, तो यहाँ पर पावर में f ऑफ x है ना, तो पावर में f ऑफ x की जगह क्या है, 2x है कि नहीं। तो मुझे बताइए 2x का डेरिवेटिव क्या होता है। मैंने यहाँ पर प्राइम ऑफ x लिखा हुआ है, मतलब डेरिवेटिव इस ऊपर पावर की फंक्शन का जो पावर में होगा उसका डेरिवेटिव। तो पावर में 2x है, 2x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, 2 होता है कि नहीं। तो मैंने यही तो कहा है कि अगर पावर हो जो e की पावर में और उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे 2x का 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन फिर क्या होगी, आपने e की पावर f ऑफ x क्या है 2x, आपने एज इट इज लिख देना है। समझ आ गई बात, ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। ये जो मैंने लिखा है ना e की पावर x, ये भी एक्चुअल में यही से आया है। e की पावर x है ना, अब यहाँ पर 1 होता है, हम लिखते नहीं है, ठीक है, तो x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, तो हम इसीलिए e की पावर x प्लस c लिख रहे हैं यहाँ पर। ये दोनों फार्मूलाज बिल्कुल सेम है, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको समझ आना ज़रूरी है कि e की पावर में जो उसका डेरिवेटिव अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर आपने e की पावर जो उसी वही लिख देना है, तो वो उसका इंटीग्रेशन होगा। ये पॉइंट समझ आ गया। नंबर 5 है हमारे पास, अगर आपके पास इंटीग्रेशन यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर हो, फॉर एग्जांपल 5 है, 2 है, 3 है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, a मतलब कोई कांस्टेंट नंबर, और उसकी पावर में कोई वेरिएबल हो, क्या हो, वेरिएबल हो dx, साथ उसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो। यहाँ पर कोई कांस्टेंट हो और उसकी पावर में वेरिएबल हो, कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल हो, तो फिर आपने क्या करना है, ये पूरा फंक्शन a की पावर x एज इट इज लिखना है, आपने नेचुरल लॉग ले लेना है जो कांस्टेंट होगा उसका, और प्लस c कर देना है, ये उसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। ये बात समझ आ गई है, क्लियर है आपको। अच्छा, एक और पॉइंट समझ लें यहाँ पर कि मान लो यहाँ पर आपके पास फंक्शन था इंटीग्रेशन 5 की पावर x, और आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ले रहे थे इसकी, तो यहाँ पर देखो कांस्टेंट है 5 की नहीं, उसकी पावर आपके पास वेरिएबल है और उसी के रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव भी ले रहे हैं। तो मैंने अभी क्या कहा कि ये जो लिखा हुआ है a की पावर x, तो 5 की पावर x एज इट इज आ जाएगा, डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ a की जगह 5 है, वो आ जाएगा प्लस c, तो ये इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। समझ आ गया ये पॉइंट। अच्छा, अब इसी से हम एक और फार्मूला बनाते हैं, ये जो आपको फंक्शन गिवन है। मान लो कि आपके पास a की पावर यहाँ पर कोई फंक्शन हो, सिर्फ x वेरिएबल ना हो, कोई भी फंक्शन हो जैसे x है, और यहाँ पर इस पावर में जो है उसका डेरिवेटिव अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो f प्राइम ऑफ x, और आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो आपने और कुछ नहीं करना, आपने a की पावर वही फंक्शन लिखना है, डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ a करना है प्लस c। अब इसकी एग्जांपल समझते हैं कैसे, कि मान लो आपके पास 5 की पावर यहाँ पर था 2x, क्या था 2x, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था और dx था। तो अब देखें यहाँ पर 5 है a, और f ऑफ x की जगह क्या आ गया 2x। तो अब मुझे बताए इस f ऑफ x का मतलब 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 2 होता है कि नहीं। तो ये आपको मैंने क्या लिखा हुआ है कि इस पावर में जो फंक्शन है f ऑफ x जो भी होगा, जैसे 2x है, अगर उसका डेरिवेटिव लो और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो यहाँ पर इस पूरे के साथ, तो फिर हम क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2x पावर में उसका डेरिवेटिव 2 मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, तो आपने और कुछ नहीं करना, a लिखना है, a मतलब 5 है यहाँ पर, और f ऑफ x 2x है वो लिख देना है, डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ a क्या है 5, प्लस c कर देना है। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आपको ये फार्मूला समझ आएगा, ये भी बिल्कुल इसी तरह बना हुआ है जैसे ये वाला है,
समझ आ गई बात। ए की पावर एक्स है ना, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई होता है, लेकिन हम लिखते नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। तो आपको ये दोनों फार्मूला सेम है, कोई मुश्किल नहीं है। आई होप कि ये फार्मूलाज आपको विद एग्जाम्पल समझ आए होंगे। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, और आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई में ये एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। आई होप कि आप लोग को ये फार्मूला समझ आए होंगे। चलते हैं अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। फिंगर टिप के ऊपर आप पूरे एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर लेंगे 3.1 को। जी, अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं 3.1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहे हैं कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अब मैंने बेसिक कंसेप्ट्स आपको जो समझाए हैं, अगर वो आपको आ गए हैं तो ये क्वेश्चंस आप फिंगर टिप्स के ऊपर सॉल्व करोगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं सोल्यूशन में। अब यहाँ पर देखो, ये इंटीग्रेशन जो है एक्स स्क्वायर का भी है, -3x का भी है, +9 का भी है, सारे प्लस माइनस हो रहे ही नहीं। तो हम एक रूल और भी है कि हम इनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर dx का अलग इंटीग्रेशन लें, -3 तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा ना, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx वो अलग ले लेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 9 dx ये हम अलग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर है यहाँ पर 2, तो हमने पढ़ा था पावर रूल इंटीग्रेशन में कि पावर में आप लोगों ने एक ऐड करना है, तो +1 करेंगे, 2 + 1, उसी से क्या करेंगे 2 + 1 से डिवाइड करेंगे, -3 एज इट इज। अब यहाँ पर देखो x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 में हम एक ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा 1 + 1 उसी से डिवाइड भी करेंगे। पावर रूल में पहला फार्मूला, दूसरा बल्कि आपको समझा चुका हूँ। +9, 9 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो मैंने कहा था कि कांस्टेंट का हमेशा इंटीग्रेशन क्या होगा, जो वेरिएबल x है किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट का सिर्फ x आएगा, और सबके साथ सिर्फ एक c लगा देंगे, अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है, एक c बहुत है, ठीक है। तो ये c आपका क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब यहाँ पर x की पावर 3 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, -3 एज इट इज, x की पावर 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 + 1 2, प्लस x प्लस c, ये आपका क्या है फाइनल आंसर है, जो कि हमने फाइंड आउट करना था। इतनी सी बात थी, वही बेसिक रूल आपको बताओ कि पावर रूल, और पावर के रूल के बारे में याद रखना है कि आपका ये जो वेरिएबल है ये लीनियर होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर x स्क्वायर + 2x हो और उसका होल स्क्वायर हो, इसके ऊपर ये वाला रूल नहीं लगाएंगे। ये जो हम पावर रूल लगा रहे हैं ये लीनियर वेरिएबल होगा, उसके ऊपर लगेगा। क्वाड्रेटिक हो या कोई और पॉलिनोमियल है उसके ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते, लीनियर होना जरूरी है। ये जो आपका वेरिएबल होगा x, समझ आ गई बात, जैसे यहाँ पे लीनियर था, क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है। हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं। y² dy, अब यहाँ पर x नहीं है, y के रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं, तो इसी तरह x ही ट्रीट करो इसको, जैसे x का आप इंटीग्रेशन लेते हैं y का भी इसी तरह आएगा, प्लस 8 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, इंटीग्रेशन y dy का आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ √2 dy आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर पावर रूल लगाएं, तो पावर 2 + 1 करेंगे, डिवाइड बाय जो आंसर आएगा 2 + 1 उससे डिवाइड भी करेंगे, प्लस इसी तरह 8 कांस्टेंट है, बाहर है, y की पावर 1 है, तो 1 में ऐड करेंगे एक, तो क्या होगा y² बनेगा, और जो आंसर आ जाए उसी से डिवाइड करेंगे, प्लस अब √2 हो, जो मर्जी हो, है तो कांस्टेंट ना, कोई वेरिएबल तो नहीं है, तो कांस्टेंट का हमेशा क्या होगा इंटीग्रेशन, जो वेरिएबल के रिस्पेक्ट आप कर रहे हैं y के कर रहे हैं, तो यहाँ पर y आ जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट का x आया था क्योंकि हम dx कर रहे थे, विद रिस्पेक्ट टू dx कर रहे थे, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू dy कर रहे हैं, तो y आएगा इंटीग्रेशन, प्लस c कर देंगे खुद से। अब y की पावर 3 डिवाइड बाई 3 आ गया, प्लस ये 2 4 8, तो 4y² आ गया, प्लस y प्लस c, ये आपका क्या है फाइनल इसका आंसर है। आई होप कि समझ आया होगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इजी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको बेसिक कंसेप्ट्स आते हो तो इंटीग्रेशन सॉल्व करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन 3 को भी सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको उसी तरह एक फंक्शन गिवन है, आपने क्या करना है इंटीग्रेशन लेनी है इसकी, ठीक है। अब सबसे पहले देखें, मैं इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर y की पावर जो है √, इसका मतलब होता है 1/2, समझ आ गई बात, ये आप सबको पता होगा, और dy प्लस ये y की पावर 2 है, 1 से डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा y की पावर -2 हो जाएगा कि नहीं, समझ आ गई बात, और dy आ जाएगा साथ। अब देखें पावर रूल लगाए, लीनियर है ना, y आपका लीनियर फंक्शन है, तो आप यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे, y की पावर 1 + 1/2 + 1 क्या होगा, 1/2 + 1 आपके पास क्या होता है 1 + 2 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा।
इसका मतलब 3/2 आया जब हमने +1 किया 1/2 में, और इसी से हम डिवाइड भी करेंगे अब। प्लस इसी तरह यहाँ पर -2 में जब +1 करेंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है। डिवाइड बाई जो आंसर आया -1 है उसी से डिवाइड भी कर दें, प्लस C कांस्टेंट आर्बिट्री लगा दें। अब ये 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 बन जाएगा, y की पावर 3/2। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ये y की पावर -1 है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, y की पावर 1 बनेगा कि नहीं, प्लस C। ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि समझ आया होगा। पावर रूल अप्लाई करनी है आप लोगों ने, सिंपल जो इंटीग्रेशन के लिए हमने पढ़ी है, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन हमने लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। 4 + x² की पावर स्क्वायर है, तो हम अगर देखें तो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप सबको पता होना चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम इंटीग्रेशन लेंगे, a² मतलब 4 का स्क्वायर 16 होगा, प्लस b² मतलब x² का स्क्वायर, तो x की पावर 4 आ जाएगा, प्लस 2 × a, आपके पास 4 8 हो जाएगा, 8x²। मैंने और कुछ नहीं किया, इस फार्मूले को ओपन किया ताकि पहले मैं अप्लाई, क्योंकि मैं यहाँ पर पावर रूल वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। ये एक फंक्शन है, लीनियर वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर आपके पास ये y वेरिएबल था, लीनियर था, इसलिए मैंने पावर वाला रूल लगाया कि पावर में एक ऐड करो और जो आंसर आए उस पर डिवाइड कर दो। यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं, समझ आ गई बात, क्योंकि ये एक अलग फंक्शन है, सिंगल वेरिएबल नहीं है। अब आप क्या करें, अलग अलग इंटीग्रेशन लें। 16 dx आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन आप x की पावर 4 dx, प्लस 8 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, इंटीग्रेशन x² dx की अलग। अब 16 क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं, तो हम किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन ले रहे हैं, x के, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। प्लस यहाँ पर पावर रूल लगाए तो पावर में एक ऐड करें, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, जो आंसर आए उसी से डिवाइड कर दे 5 से, प्लस 8 कांस्टेंट है। इसी तरह x की पावर यहाँ पर ऐड करें, आप क्या होगा, x की पावर 2 है, 2 + 1 3, उसी से डिवाइड भी कर दें, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c आ जाएगा। समझ आ गया यहाँ तक। अब बेशक एलसीएम ले या ना ले, आपका फाइनल आंसर जो है वो x की पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 8x³ डिवाइड बाई 3 प्लस c, ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि समझ आया होगा, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि वो बेसिक रूल जो मैंने आपको समझाए हैं स्टार्ट में, वो अगर किसी को आ गए तो एक्सरसाइज खुद ही कोई भी सॉल्व कर सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में भी सेम वही प्रोसेस है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए काम, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, 1 को -x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x², प्लस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो x × 1 x आ जाएगा, प्लस माइनस -x × x² x³ और आपके पास dx आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन अलग अलग ले लें आप, तो अब 1 dx अलग इंटीग्रेशन लें, माइनस x² dx की अलग इंटीग्रेशन, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx अलग, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx अलग हम ले लेंगे। अलग अलग कर दिए मैंने, सिंपल कुछ भी नहीं किया। 1 अगेन कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू x हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 1 कांस्टेंट है, माइनस x की पावर स्क्वायर है यहाँ पर, तो स्क्वायर 2 में एक ऐड करें क्या होगा 3 बन जाएगा, उसी से डिवाइड भी कर दें तो इसकी इंटीग्रेशन आ गई। प्लस यहाँ पर क्या करें, x की पावर 1 है, 1 में एक ऐड करेंगे तो 2 बनेगा, उसी से डिवाइड करेंगे, तो पावर रूल है सिंपल, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। माइनस x की पावर 3 में एक ऐड करेंगे तो क्या होगा, x की पावर 4 बनेगा, जो पावर बन रहा है उसी से डिवाइड कर दे, 4 + c आ जाएगा। ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि समझ आया होगा यहाँ तक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन हमें इंटीग्रेशन लेनी है, तो इंटीग्रेशन में अलग अलग अप्लाई करता हूँ। x की पावर यहाँ पर 1/2 है ना, इसका मतलब dx अलग आ जाएगा, प्लस ये 1/2 जो है कांस्टेंट है कि नहीं, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, और इंटीग्रेशन जो आपके पास यहाँ पर 1/√x बचेगा, इसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है, 1/2 होता है ना स्क्वायर रूट का, dx आ जाएगा। एक स्टेप और कर लेते हैं, x की पावर 1/2 आ गया, dx प्लस 1/2, ये कांस्टेंट मैंने बाहर दिया था एज इट इज, ये x की पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1/2 होगा कि नहीं, ठीक है, ताकि इजी हो, मैं इसीलिए इस तरह स्टेप एक एक अलग अलग कर रहा हूँ। अब पावर रूल लगाया, 1/2 में एक ऐड करें क्या बनेगा, अभी हमने सॉल्व किया 3/2 बन जाएगा, उसी से डिवाइड भी कर दें, प्लस 1/2 तो स्टार्ट में एज इट इज। अब -1/2 में पावर है ना, उसमें एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -1 + 2 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, तो इसका मतलब x की पावर 1/2 आ गया, और जो आंसर आया था 1/2 है उसी से डिवाइड भी कर दें, प्लस c आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये 2/3 हो जाएगा ऊपर जाकर,
एक्स की पावर 3/2 आ गया, प्लस ये ऊपर जाएगा तो 2/1 होगा, मतलब 2/2 बन जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और x की पावर 1/2 प्लस c। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ गया, 2/3 x की पावर 3/2, ये 2 और 2 कैंसिल, प्लस x की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस c। ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि समझ आया होगा, बिल्कुल ईजी है, मुश्किल नहीं है। चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अब एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी हमने यूज करनी है। एक्सपोनेंशियल की मैं आपको समझा चुका हूँ, वो माइंड में रखें, ये भी सॉल्व हो जाएगा इजीली, ठीक है। आपको इसी तरह इंटीग्रेशन अलग अलग लेनी है। e की पावर 4x dx की अलग इंटीग्रेशन, माइनस e की पावर -1 है, ये ऊपर नीचे, ऊपर क्या है नेगेटिव है, नीचे आएगा तो क्या होगा, e की पावर 1 बचेगा ना, ठीक है। तो e की पावर 1 लिख लें, dx ले लें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ये अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन e की पावर जो मर्जी हो वही आती है, e की पावर 4x आएगा, लेकिन पावर में जो होगा उसका डेरिवेटिव नीचे डिवाइड होता है, तो पावर में क्या है 4x है, उसका डेरिवेटिव लेके आएगा 4 आएगा कि नहीं, तो उससे आपने इसको डिवाइड कर देना है, ये चीज़ याद रखनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। -1 और e की पावर 1 अगर आप लें तो ये कोई कांस्टेंट नंबर आएगा, ठीक है। आप 1 को किसी भी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करेंगे, आप कैलकुलेटर बेशक उठा के देख लें, तो आप 1 डिवाइड बाय e की पावर e करेंगे तो ये आपके पास कोई ना कोई क्या आएगा, कांस्टेंट नंबर आएगा, और कांस्टेंट का हमेशा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आप x लेंगे तो वो क्या आएगा आपके पास, हमेशा किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल ही आएगा। चलो मैं आपको एक मिनट सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि 1 e की पावर e जो है ये क्या किसके इक्वल है, 1 e की पावर 1 जो है ये आपके पास 0.367 के इक्वल है, तो ये कांस्टेंट नंबर है कि नहीं है, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है, x होगी। ये पॉइंट समझ आ गया, e की पावर कांस्टेंट है ये, प्लस 1 भी आपके पास यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन x होगी, और प्लस c आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो आपके पास e की पावर 4x डिवाइड बाई 4 प्लस c, ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। ये पॉइंट समझ आ गया कि 1 और e का जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये कांस्टेंट नंबर आएगा, जैसे 1 2 3 है, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन आप जब भी विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो वो क्या आएगा, x आएगा, और 1 भी कांस्टेंट है, उसकी इंटीग्रेशन x आई है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको उसी तरह एक फंक्शन गिवन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है। हमने क्या करना है, अलग अलग इसको इंटीग्रेट करना है, e की पावर 9/2x dx आ जाएगा, प्लस 1 x dx आ जाएगा। अब आप सबको पता है कि e की पावर जो मर्जी हो उसका आपके पास इंटीग्रेशन भी क्या होता है, 9/2x ही आएगा, लेकिन पावर में क्या है 9/2x है कि नहीं है, तो 9/2x का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो 9/2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो 9/2 आएगा कि नहीं। ये जो 9/2 आपके पास पावर का डेरिवेटिव आया, इसको आपने नीचे आकर क्या करना है, डिवाइड करना है, ये पॉइंट आप लोगों ने भूलना नहीं है, बाकी बिल्कुल सेम है। और प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x की का डेरिवेटिव आप लोगों ने पढ़ा था 1/x होता है, तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c आ जाएगा। ये 9/2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 2/9 e की पावर 9/2x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c, ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। बिल्कुल ईजी है, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि e की पावर जो मर्जी हो उसका डेरिवेटिव आप लोगों ने नीचे लाजमी डिवाइड करना है। समझ आ गई बात। चलते हैं ऑनवर्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको अगेन एक फंक्शन गिवन है। फंक्शन क्या है, फंक्शन आपको गिवन है x e की पावर x स्क्वायर। तो अब आप एक और फार्मूला जो मैंने e की पावर x का ही आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझाया था वो अप्लाई होगा। देखो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह लिख लेता हूँ कि e की पावर x स्क्वायर है ना, और x साथ यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, dx लिख रहा हूँ। तो हमने एक रूल पढ़ा था कि e की पावर में अगर कोई फंक्शन हो, मैं यहाँ पर दोबारा आपको रिमाइंड करवाता हूँ कि अगर e की पावर में कोई फंक्शन हो f(x) और उस f(x) जो पावर में है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है और आप इंटीग्रेशन ले रहे हो, तो फिर आपने क्या करना है, सिंपल e की पावर जो भी होगी f(x) लिखना है प्लस c कर देना है। तो यहाँ पर देखिए e की पावर x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है कि नहीं, 2x होता है। तो यहाँ पर तो x है, मुझे 2x बनाना पड़ेगा ताकि मैं ये वाला रूल अप्लाई करूँ, ठीक है। यहाँ पर e की पावर x स्क्वायर में f(x) की जगह क्या है, x स्क्वायर है ना, तो हम कह रहे हैं कि f(x) जो है उसका डेरिवेटिव हो तो x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए 2x, यहाँ पर तो x है, तो हमें किसी तरह 2x बनाना है ताकि मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकूँ। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। देखें कैसे,
ई की पावर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x बनेगा, डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल होकर वापस x बन रहे कि नहीं, ये मैंने क्यों किया ताकि मैं ये फार्मूला अप्लाई करूँ। ये 1/2 अब कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसकी आ जाएगी, ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx। तो हमें पता है कि ई की पावर में जो फंक्शन हो अगर उसका डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर हम क्या करते हैं, सिंपली हम उस फंक्शन को लिख लेते हैं जो ई की पावर में है, ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी कर देते हैं, तो ये आपका फाइनल आंसर होता है। ये पॉइंट समझ आ गया, टेक्निकल था, थोड़ा सा मुश्किल नहीं था कि ई की पावर में जो मर्जी हो उसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई अगर हो रहा हो तो फिर हम ई की पावर जो लिखा हुआ है वही लिख लेते हैं और प्लस सी कर देते हैं, वो इंटीग्रेशन हो जाती है। तो यहाँ पर तो ई की पावर एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x था, यहाँ पर x था, हमें 2x बनाना था तो मैंने खुद से 2 मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया ताकि मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकूँ। आई होप कि समझ आया होगा। ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम फार्मूला नंबर जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था, फार्मूला नंबर 5 हमने पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो। तो यहाँ पर हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि आप अगर इंटीग्रेशन ले रहे हैं और a की पावर x है, कोई भी कांस्टेंट है और उसकी इंटीग्रेशन ले रहे हो तो फिर आप क्या करते हैं, उसकी इंटीग्रेशन किसकी इक्वल होती है कि a की पावर x लिखते हैं डिवाइड बाई नेचुरल लॉग ऑफ a लिखते हैं प्लस c। तो a की जगह यहाँ पर 5 है तो सिंपल फार्मूला अप्लाई कर दें तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी आपके पास, a की पावर x, तो a की जगह 5 है, 5 की पावर x लिख लेंगे डिवाइड बाई नेचुरल लॉग ऑफ a क्या है यहाँ पर, a 5 है, प्लस c कर देंगे तो ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। छोटा है, बच्चों का खेल है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता हो। अब यहाँ पर सेम यही फार्मूला अप्लाई होगा लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखो। अब 7 की पावर 7y है, 7 की पावर सिर्फ y नहीं है, अगर सिर्फ y होता तो फिर तो यही हम अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, हमने एक फार्मूला और पढ़ा था कि अगर फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं, कोई कांस्टेंट हो a और उसकी पावर में f ऑफ x हो, क्या हो, f ऑफ x हो, और वो जो पावर हो उसका डेरिवेटिव भी हमारे पास क्या हो रहा हो, यहाँ पर मल्टीप्लाई और f प्राइम ऑफ x और dx हो, तो फिर हम क्या करते हैं, हम सिंपली a की पावर वो फंक्शन लिख लेते हैं f ऑफ x डिवाइड बाई नेचुरल लॉग ऑफ a करते हैं और प्लस c। लेकिन यहाँ पर पावर क्या है 7y, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे 7x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 7 होता है कि नहीं, तो यहाँ पर y है तो 7y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 7 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब कि पावर में यहाँ पर f ऑफ x, इस f ऑफ x की जगह क्या है 7y है, तो इस पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होना जरूरी है, तब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 7 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो हम यहाँ पर खुद से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 7। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं रीज़न आपको समझा दिया मैंने। 7 की पावर 7y, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया मैंने और dy आ गया। अब देखो ये 1 और 7 जो है ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन 7 की पावर 7y इंटू 7 dy। अब मुझे बताएं यहाँ पर आप लोग कि ये 7a है कि नहीं है, कांस्टेंट है कोई भी, उसकी पावर क्या है, फंक्शन f ऑफ x 7y, विद रिस्पेक्ट टू 7y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव क्या होता है, 7 होता है कि नहीं। तो हमने यही पढ़ा है कि अगर a की पावर कोई फंक्शन हो और उस फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये फंक्शन है कि नहीं है 7y, उसका डेरिवेटिव 7 मल्टीप्लाई हो रहा है अभी, तो इसके ऊपर फार्मूला फिर कौन सा अप्लाई करेंगे, 1 और 7 तो आपका एज इट इज आएगा। यहाँ पर देखो 7 की पावर 7y, 7 क्या है, a की वैल्यू है और f ऑफ x की वैल्यू 7y है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। 7 f ऑफ x की जगह क्या पुट करेंगे, 7y डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ a क्या है 7 है, और प्लस c कर देंगे, तो ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया सिंपली। क्लियर है, ये पॉइंट समझ आ गया होगा, आई होप सो। फिर सुन लें कि यहाँ पर अगर कोई कांस्टेंट हो उसका जो पावर में फंक्शन हो, अगर उस फंक्शन का आगे मल्टीप्लाई हो रहा हो डेरिवेटिव पावर में जो है कांस्टेंट के 7y है ना, अगर उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर ये वाला फार्मूला लगाएं कि a लिखें, उसका जो फंक्शन है पावर वही लिखें जैसे ये वाला था, a की पावर f ऑफ x 7 की पावर 7y था तो मैंने वो लिखा डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ a आपके पास 7 है तो वो लिख दिया, तो ये डेरिवेटिव होगा। अब यहाँ पर तो 7 नहीं था मल्टीप्लाई हो रहा, तो हमने क्या कर दिया, खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ताकि ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर सके। आई होप कि समझ आया होगा, मैं बिल्कुल ब्रीफली आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको इसी तरह एक फंक्शन गिवन है, हम सबसे पहले अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, x क्यूब dx का अलग इंटीग्रेशन लेते हैं, प्लस ये 1/2 तो कांस्टेंट है ना, बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x बचेगा और dx बचेगा।
माइनस एक्स क्यूब नीचे पॉजिटिव ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन -3 हो जाएगा और dx आ जाएगा साथ। अब देखो पावर 3 है, 3 में एक ऐड करेंगे तो क्या होगा, x की पावर 4 बनेगा कि नहीं, तो 4 से नीचे डिवाइड भी करेंगे, प्लस 1/2 एज इट इज। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x होता है कि नहीं, पहले पढ़ चुके हैं आप लोग, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x होता है। माइनस यहाँ पर देखो आप अगेन क्या करें, x की पावर -3 में एक ऐड करेंगे तो क्या होगा, -3 + 1, x की पावर -2 बचेगा, उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस c, x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस माइनस प्लस, ये x की पावर -2 है, नीचे आएगा तो क्या होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 2 बनेगा कि नहीं, प्लस c। ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। होप कि समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके बुक के अंदर 2x + 1 गिवन है। ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में उन्होंने गलत किया है, ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक है, 2x + 1 नहीं है, सिर्फ 2x है, क्योंकि अगर 2x + 1 होगा तो उसके अंदर फिर हमें सब्स्टिट्यूशन का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपके इस एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं है। वो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व वो भी हो सकता है, लेकिन वो मेथड अलग है, वो अगली एक्सरसाइजेस के अंदर हम पढ़ेंगे। सिर्फ 2x है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन आप ले रहे हैं, नीचे एक फंक्शन गिवन हो डिनोमिनेटर में और इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, नीचे वाले फंक्शन f(x) के साथ नेचुरल लॉग लगा देते हैं और प्लस c कर देते हैं। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर नीचे फंक्शन क्या है, x² + 3 है ना, तो इसका ऊपर अगर हम देखें तो डेरिवेटिव अगर लें x² + 3 का, तो वो क्या होता है, 2x + 0 होता है ना, इसका मतलब 2x। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है कि नहीं, तो इसका मतलब कि हम क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन के साथ नेचुरल लॉग लगा देंगे x² + 3 + c। ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। एक स्टेप के अंदर ये हो सकता है, ठीक है। ये आपके बुक के अंदर 2x + 1 गिवन है, मैं फिर बता रहा हूँ, वो बाय मिस्टेक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें अप्लाई करना पड़ता है फिर वहाँ पर, वो फिर आपकी अगली एक्सरसाइज का हिस्सा है, यहाँ पर हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा कि नीचे फंक्शन आपको गिवन हो, उसको ऊपर डेरिवेटिव हो, तो नीचे वाले फंक्शन के साथ नेचुरल लॉग लगा लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन हो जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15 और ऑनवर्ड क्वेश्चंस को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 भी बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 14 में वो बेसिक कंसेप्ट ई की पावर वाला जो हमने यूज़ किया था, वो अगर आपको आएगा तो कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर हम 10 इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव लेते थे तो वो किसके इक्वल होता था, 1 / 1 + x² के इक्वल होता है कि नहीं। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, हमने यहाँ पर ये अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखें, एज वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें ये पता है एक फार्मूला हमने e की पावर x के लिए एक और सिंप्लीफाई पढ़ा था कि e की पावर कोई भी फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव यहाँ पर मल्टीप्लाई हो, पावर में जो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, ठीक है, और उसकी इंटीग्रेशन हम लें तो वो किसके इक्वल होगी, e की पावर f(x) + c के इक्वल होगी कि नहीं। तो यहाँ पर e की पावर में 10 इनवर्स ऑफ z है, तो 10 इनवर्स ऑफ z का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होना चाहिए इसके साथ, वो क्या है, 1 + x², ठीक है। तो मतलब यहाँ पर z है, x कुछ भी आप यूज़ कर लें, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ है e की पावर 10 इनवर्स ऑफ z इंटू, यहाँ पर मैं इसको 1/1 + z² लिख सकता हूँ ना, और साथ dz, हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये e की पावर 10 इनवर्स ऑफ z है, तो 10 इनवर्स ऑफ z पावर में है ना, तो पावर का डेरिवेटिव अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो तो फिर ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर पावर में 10 इनवर्स ऑफ z है, तो 10 इनवर्स ऑफ z का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 + z² होगा कि नहीं। तो इसका मतलब कि हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, e की पावर f(x) 10 इनवर्स ऑफ x, 10 इनवर्स ऑफ z है, वो लिख देंगे प्लस c। तो ये आपका क्या होगा, इसका फाइनल आंसर। आई होप कि समझ आया होगा। ये टेक्निकल पॉइंट था इसके अंदर कि e की पावर जो हो उसके सामने अगर वो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर हम e की पावर जो है वही लिखते हैं और प्लस c लिख लेते हैं, ये उसकी इंटीग्रेशन होती है। तो e की पावर में क्या है, 10 इनवर्स ऑफ z, तो 10 इनवर्स ऑफ z का डेरिवेटिव 1/1 + z होगा, z² होगा। समझ आ गई बात। तो हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। आई होप कि समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलग अलग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। x की पावर 3/2 को अलग इंटीग्रेट करें, प्लस e की पावर 3x को अलग इंटीग्रेट करें, प्लस x की पावर 0 है, तो एनीथिंग 0 क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। तो मैं इसको 1 लिख सकता हूँ dx। यहाँ पर पावर रूल लगा है, 3/2 में +1 करेंगे तो क्या होगा,
5/2 आएगा कि नहीं, कैलकुलेटर से करें तो x की पावर 5/2 उसी से डिवाइड भी कर दें 5/2 से, प्लस e की पावर 3x का तो e की पावर 3x ही आएगा इंटीग्रेशन, लेकिन पावर में 3x है, उसका डेरिवेटिव क्या है आपके पास 3 है कि नहीं, उससे डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, प्लस 1 का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन होती है x। समझ आ गई बात, ये 5/2 ऊपर जाएगा तो 2/5 बन जाएगा x की पावर 5/2 प्लस e की पावर 3x डिवाइड बाई 3 प्लस x प्लस c लगाना नहीं भूलना आप लोगों ने। ये आपका क्या है फाइनल इसका आंसर है, क्योंकि प्लस c आर्बिट्री कांस्टेंट है और हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को सॉल्व कर रहे हैं तो लगाना लाजमी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 17 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको अगेन एक रूल पता होना चाहिए, कौन सा, कि अगर आपने, मैं यहाँ पर मेंशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, यहाँ पर आपने एक रूल पढ़ा था कि अगर इंटीग्रेशन ले रहे हैं आप एफ ऑफ एक्स की पावर n, फंक्शन है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कोई भी, उसकी पावर कुछ भी है, और पावर के बगैर जो फंक्शन है उसका अगर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, तो फिर वो किसके इक्वल होता है, आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की जो पावर होगी उसमें एक ऐड कर देना है और उसी से डिवाइड कर देना है प्लस सी। तो यहाँ पर अगर हम देखें पावर के बगैर फंक्शन क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 है कि नहीं, मैं रफ में आपको करवा रहा हूँ, क्वेश्चन के अंदर नहीं करना, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 है कि नहीं है एफ ऑफ एक्स पावर के बगैर। तो अब इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो देखते हैं कि आगे ये वाला आंसर आ रहा है कि नहीं, अगर ये आ रहा है तो फिर हम यहाँ पर इसमें पावर में ऐड कर देंगे एक और उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखें इस एफ ऑफ एक्स पावर के बगैर ये फंक्शन है ना, इसका डेरिवेटिव लें तो एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या आ रहा है 3x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x और 9 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो हम अगर देखें तो हमारे पास कुछ यही सिनेरियो बन रहा है यहाँ पर कि नहीं, कि हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो हमने लिया इसकी पावर यहाँ पर 5 है और पावर के बगैर इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है प्राइम ऑफ एक्स, वो मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहा है कि नहीं, देखो एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 की पावर 5 है, पावर के बगैर इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो वो ये आ रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ कि नहीं। तो हमने क्या कहा कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सब आप लोगों ने रफ में करना है, ठीक है, रफ सिर्फ समझाने के लिए, क्या है ये रफ है, क्लियर है। तो हमने रूल पढ़ा कि अगर पावर के बगैर किसी फंक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा हो डेरिवेटिव उसके साथ, तो फिर उस फंक्शन को लिखें प्लस 9 की पावर 5, उस पावर में एक ऐड कर दें और उसी से डिवाइड कर दें और प्लस सी कर दें, तो ये आपकी इंटीग्रेशन होगी, ठीक है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन फाइनल क्या आ गई 6 डिवाइड बाई 6 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है। फिर समझें कि अगर कोई फंक्शन हो पावर हो उसके साथ और पावर के बगैर उस फंक्शन का डेरिवेटिव आप लें, ये फंक्शन है ना डेरिवेटिव पावर के बगैर ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर हम उस फंक्शन में उसके पावर में एक ऐड करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं और प्लस सी करके हमारा फाइनल इंटीग्रेशन का आंसर आता है। आई होप कि समझ आया होगा, मुश्किल नहीं है, बेसिक चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 में आपके पास क्या है, इसी तरह इंटीग्रेशन करेंगे, ये 5 कॉन्स्टेंट है इसको बाहर भेज दें, ई की पावर 5x dx अलग इंटीग्रेट करें, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -3 dx अलग करें, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 की पावर 2x dx, ये आप क्या करें अलग से करें। यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ पर 2-3 रूल्स हैं, पावर रूल भी है, एक्सपोनेंशियल भी है, और जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर का अगर पावर वेरिएबल हो वो वाला रूल भी है। तो 5 तो एज इट इज़। अब e की पावर 5x की इंटीग्रेशन तो e की पावर 5x होगी, लेकिन 5x का डेरिवेटिव लेके आएगा 5, वो नीचे डिवाइड लाजमी होगा, माइनस x की पावर -3 में +1 करें तो -3 + 1 क्या होगा x की पावर -2, उसी से नीचे डिवाइड भी कर दें, प्लस अब 3 यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, उसके पावर में क्या आ रहा है एक फंक्शन आ रहा है 2x। तो हमने पढ़ा था कि अगर पावर में कोई फंक्शन आ रहा हो, ठीक है, और उस पावर का जो है आप डेरिवेटिव लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ रफ में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है a की पावर f ऑफ x, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव पावर जो है प्राइम ऑफ x मल्टीप्लाई और इसकी इंटीग्रेशन ले रहे हो, तो फिर हमने पढ़ा था कि a की पावर f ऑफ x लिखते हैं हम, नीचे डिवाइड बाई नेचुरल लॉग ऑफ a लिखते हैं और प्लस c करते हैं, ठीक है, समझ आ गई बात। तो यहाँ पर पावर में क्या है a तो आपके पास 3 है ना, कांस्टेंट है, वो एज इट इज आएगा, पावर में 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2 होता है कि नहीं, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आना चाहिए हमारे पास, साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये मैं पहले समझा चुका हूँ। तो हम यहाँ पर खुद से क्या करेंगे 2x एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर 2 हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं dx। अब दोनों कैंसिल होंगे तो वापस 3 की पावर 2x बनेगा कि नहीं, इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं रूल अप्लाई करूँ फार्मूला, 5 और 5 कैंसिल,
e की पावर 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये नीचे आएगा तो आपके पास क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होके ये नेगेटिव है, नीचे आकर पॉजिटिव होगा। अब देखिए ये 1/2 में बाहर कॉमन ले लेता हूँ, प्लस 1/2 कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन 3 की पावर 2x इंटू 2 dx। अब देखिए हमने रूल पढ़ा था ये वाला, ठीक है, कि अगर यहाँ पर कांस्टेंट हो उसका पावर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर हम वही नंबर लिख लेते हैं, कांस्टेंट की पावर जो है वो लिख लेते हैं, नीचे डिवाइड कर देते हैं नेचुरल लॉग ऑफ दैट कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यहाँ पर 3 है तो हम एक स्टेप कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो। मैं एक एक चीज़ करा रहा हूँ ताकि आपको कोई चीज़ भी कंफ्यूज ना करे, क्योंकि पहली एक्सरसाइज है, ताकि आगे इंटीग्रेशन जो है आपको बेहतर लगे, अच्छी लगे, बुरी ना लगे। अब यहाँ पर पावर क्या है, देखो 2x है, 2x का डेरिवेटिव क्या है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, और कांस्टेंट है 3। तो हमने पढ़ा है कि अगर कांस्टेंट की पावर जो उस पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर आप क्या करते हैं, ये कांस्टेंट और उसकी पावर को एज इट इज लिखते हैं, नीचे डिवाइड करते हैं नेचुरल लॉग ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट 3 है, 3 का नेचुरल लॉग ले लेते हैं प्लस c। तो ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि समझ आया होगा, ये रूल मैं पहले भी आपको डिटेल के साथ समझा चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंट नहीं, यहाँ पर x के बजाय z यूज हो रहा है तो आप z यूज करें, ठीक है। अच्छा, अब इंटीग्रेशन अलग अलग ले लेते हैं, z की पावर -1/4 dz प्लस इंटीग्रेशन, ये पावर स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 3z की पावर 1/2 आ जाएगा ना, समझ आ रही है बात, और dz अलग अलग इंटीग्रेशन लें, प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/z विद रिस्पेक्ट टू dz आ जाएगा, माइनस इसी तरह इंटीग्रेशन यहाँ पर e की पावर क्या है, ये आपके पास e की पावर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये z है कि आपके पास 2 है, इसको करेक्ट कर लें, ये e की पावर z है, ठीक है, e की पावर z है, तो e की पावर z ऊपर जाएगा तो क्या होगा, e की पावर माइनस z होगा कि नहीं, समझ आ गई बात, ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा और dz आ जाएगा साथ। अब यहाँ पर पावर रूल लगाए, z समझ लें कि आपके पास x है, ठीक है, जैसे हम x को डील करते थे, पावर रूल लगाए, -1/4 में से उसमें एक ऐड करेंगे तो क्या होगा, -1 + 4 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, तो ये अब -1 + 4 3/4 कैलकुलेटर से करेंगे तो तब भी आ जाएगा, z की पावर 3/4 डिवाइड बाई 3/4 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पर देखें मेन समझने वाली बात है, हमने एक रूल पढ़ा था, यहाँ पर z की पावर 1/2 होता तो फिर हम सिंपल पावर में एक ऐड करते और उससे क्या करते, डिवाइड भी करते, लेकिन यहाँ पर तो 3z है, उसकी पावर में 1/2 है, तो हमने एक रूल, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया कि एक रूल हमने पढ़ा था कि आपके पास अगर आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं और कोई फंक्शन हो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 3z है, f(x) में नाम दे देता हूँ उसको, और उसकी पावर कोई भी हो और फिर पावर के बगैर उस फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो फिर आप क्या करते हैं, उसकी इंटीग्रेशन जब लेते हैं तो फिर आपने और कुछ नहीं करना, उस f(x) फंक्शन को लिखना है, पावर में जो n है उसमें एक ऐड कर दें और उससे डिवाइड कर दें प्लस c कर दें। तो यहाँ पर तो आपके पास 3z है, तो 3z का डेरिवेटिव क्या होगा जो आगे मल्टीप्लाई होना चाहिए, 3 है ना, विद रिस्पेक्ट टू z अगर हम लेंगे तो 3 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, पहले स्टेप में खुद से 3 डिवाइड भी कर लेता हूँ और मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ ताकि ये वाला रूल अप्लाई करूँ, और dz अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे इसको, +4। अब 1/z विद रिस्पेक्ट टू z क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ z होगा कि नहीं, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, माइनस e की पावर -z है, तो e की पावर -z का इंटीग्रेशन तो e की पावर -z होगा, लेकिन -z की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो क्या आएगा, d/dz अब -z, -x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 होता है कि नहीं, तो आप नीचे इसको -1 से डिवाइड करेंगे लाजमी, ठीक है, प्लस c एज इट इज, ये 3/4 है, इधर आकर 4/3 हो जाएगा, z की पावर 3/4 प्लस, अब देखो ये 1/3 बाहर ले आए, मैं अगले स्टेप में आपको करा देता हूँ फिर से, ठीक है, इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं 3z की पावर 1/2 इंटू 3 dz, ये मैं इसलिए अलग करा रहा हूँ अगले स्टेप में ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो, +4 नेचुरल लॉग ऑफ z, ये e की पावर -z है और ये माइनस माइनस प्लस होंगे, तो e की पावर -z नीचे आकर e की पावर z होगा कि नहीं, प्लस c आ जाएगा, यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हुए थे, ठीक है, 4/3 z की पावर 3/4 प्लस 1/3। अब यहाँ पर देखें समझने वाली बात है, ये आपके पास f(x) फंक्शन है, उसकी पावर 1/2 है, f(x) की पावर 1/2 है, तो पावर के बगैर फंक्शन 3z है आपके पास,
3z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे तो वो 3 आएगा, तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास सी वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विदाउट पावर मल्टीप्लाई हो, तो जो एफ ऑफ एक्स है उसकी पावर में एक ऐड करे और एक माइनस करे। तो एफ ऑफ एक्स 3z है, उसकी पावर 1/2 है, तो 3z की पावर 1/2 में एक ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3/2 होगा, और उसी से डिवाइड भी करेंगे। ये समझ आना चाहिए आप लोगों को, तो मैं समझूंगा कि आपको इंटीग्रेशन आ गई है। ठीक है, 4 नेचुरल लॉग ऑफ z प्लस 1/e की पावर z प्लस जी। मजीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 3 z की पावर 3/4 प्लस ये ऊपर जाएगा तो 2/3 होगा, तो 2/3 जब 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 3 ज़र 9 हो जाएगा, इंटू 3z की पावर 3/2 प्लस 4 नेचुरल लॉग ऑफ z प्लस 1/e की पावर z प्लस c। ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। और यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 3.1 हुआ। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आया होगा, और जो मैंने बेसिक कंसेप्ट्स आप लोगों को समझाए हैं वो आप लोगों ने सीखे होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से कि ये बेसिक कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए, ताकि अगली एक्सरसाइज में आप लोग बिल्कुल घबराओ ना। अगर आप लोगों ने ये बेसिक कंसेप्ट समझे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बाकी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट 70% आप लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, कोई मुश्किल आपको नहीं होगी। अगर ये लेक्चर आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। मिलेंगे एक्सरसाइज 3.2 में इसी तरह बेसिक कंसेप्ट्स के साथ, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, इंटीग्रेशन वहाँ पर भी पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।